नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में रहेंगे और एमएससी फर्स्ट या सेकंड सेम लगभग है ना। और इसमें वनस्पति विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़फुल किसके लिए है? 11वीं के, क्योंकि उसका चैप्टर ये है ना। तो सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं। सजीव जगत द लिविंग वर्ड। सजीव जगत में आपको छोटे छोटे परिभाषाएं दिखाई देंगे जो आपको नोट्स के रूप में इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब 10वीं से जब 11वीं आते हो तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप यहाँ ऐसे वर्ड सुनोगे जिसको आपने कभी सुना नहीं है। तो इससे आपको क्या लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ माइंड में क्रिएट होगा, है ना। तो आपको एकदम ध्यान सुनना है और प्रत्येक कोशिकाओं को पढ़ते जाना है, प्रत्येक वर्ड्स को पढ़ते जाना है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आप जो 9वीं 10वीं में जो क्वेश्चंस पढ़ते थे छोटी छोटी, उन सब से परे एक सिस्टमेटिक परिभाषा आपको दिखाई देगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट में चलते हैं हम लोग। सजीव जगत का सबसे पहला पॉइंट है सजीव क्या है, हु इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जीवों की कोशिकाओं में, कोशिका क्या है तो आप समझते हो, किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो जीवों की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं का स्वनियंत्रित तथा स्वचालित प्रणाली के रूप में चलते रहना। चलो अभी बात करते हैं कि रासायनिक क्रिया क्या है। जैसे कि हम लोग कोई पदार्थ भोजन ग्रहण करते हैं तो वहाँ अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, ये सब क्या है? उसके अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये जो क्रियाएं हैं वो स्वनियंत्रित है। स्वनियंत्रित मतलब अपने आप, जैसे कि क्या होता है कि जितनी मात्रा में आपको खाना चाहिए उतनी मात्रा में खाने के बाद ऑटोमेटिकली शरीर को पता चल जाता है कि अब खाने की मात्रा क्या हो गई, वो नियंत्रण करने का। स्वचालित मतलब हम लोग नहीं बोलते कि श्वास लो करके, अपने शरीर को बोलते क्या कोई श्वास लो करके, नहीं ना, वो अपने आप चलता है, स्वचालित है वो, ठीक है। तो जीवों की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं का स्वनियंत्रित तथा स्वचालित प्रणाली के रूप में चलते रहना ही जीवित होने का महत्वपूर्ण लक्षण है। तथा वे जिनमें यह क्रिया निहित होती है, कौन सी क्रिया? स्वनियंत्रित एवं स्वचालित प्रणाली से होने वाली जो क्रिया, रासायनिक क्रिया, ठीक है, तथा वे जिनमें यह क्रिया निहित होती है सजीव कहलाते हैं। मतलब जिसमें जो रासायनिक क्रियाएं हैं स्वनियंत्रित एवं स्वचालित यंत्र से क्रियान्वित होते रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। अब जिसमें वो क्रिया नहीं होगी, अब ये देखिए रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या है? उपापचयी क्रियाएं, नाम तो सुने होंगे आप लोग, उपापचयी क्रियाएं, ठीक है। उपापचयी दो प्रकार से होते हैं, दो भागों से बन जाता है। एक तो उपचय होता है और एक तो होता है अपचय। अपचय, है ना। उपचय मतलब जितने भी निर्माणात्मक क्रिया है वो उपचय है, और अपचय मतलब जितने भी विनाशात्मक क्रिया है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, उपचय क्रिया हो रहा है, ठीक है ना। अब वहाँ पर क्या होता है कि निर्मात्मक हो गया, है ना। अब विनाशात्मक क्या है? मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका निर्माण हो रहा है, तो ये अपचय हो गया ना, ठीक है। तो यही क्लियर कर लेना है कि जीवों की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं का स्वनियंत्रित तथा स्वचालित प्रणाली में के रूप में चलते रहना ही जीवित होने का महत्वपूर्ण लक्षण है। तथा वे जिनमें यह क्रिया निहित होती है वही क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। जो जिसमें रासायनिक क्रियाओं का स्वचालित एवं स्वनियंत्रित तंत्र पाया जाएगा वही क्या कहलाएगा? आपका सजीव कहलाएगा। सिस्टमेटिक परिभाषा है ना। ओके, और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, हम लोग प्रबोध से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्रबोध से हम लोग निकलते जाएंगे। और मैं ऐसा नहीं कि क्या प्रबोध को पढ़ाऊँगा, यहाँ पर 40% आपको नवोध से भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और नवोध का भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर लूँगा, है ना। लेकिन अधिकतर हम लोग प्रबोध का ही यूज़ करेंगे। ओके, आगे हम लोग चलते हैं सजीव के लक्षण। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी बात नहीं, पर 9वीं 10वीं नहीं पढ़ रहा आप लोग, ठीक है, बीएससी लेवल के आगे हो, है ना। तो यहाँ पर मैं सजीव के लक्षण नहीं बताऊँगा। सजीव के क्या लक्षण होते हैं? देखिए, निश्चित आमाप, आकार, संरचना, कोश की संरचना, उपापचय क्रियाएं, अपचय क्रियाएं, ठीक है, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब क्या है? सजीव के लक्षण है, जो आपको पुस्तक में मिल जाएंगे। उसको 4-5 लक्षण आप क्लियर कर दीजिएगा। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा नोट्स के रूप में, ठीक है। चलिए इस लेसन का अगला टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक में आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीव जगत का वर्गीकरण। तो हमारे जो समाज में कहा जाए, हमारे पूरे पृथ्वी में जो जीव है उनका वर्गीकरण सबसे पहले कैसे क्या होगा कि मनुष्य को कहाँ रखें, मेढक को कहाँ रखें, पौधे को कहाँ रखें। तो ये सब का क्रिएशन ना किस तरह से हुआ उसको हम लोग कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं, है ना।
तो उसके लिए कुछ मैं परिभाषा क्लियर कर रहा हूँ, उस परिभाषा को आपको क्लियर करना है कि ये क्या है ना। तो सबसे पहला परिभाषा आपका है वर्ग की। वर्ग की क्या है ना। वर्ग की वर्गीकरण पद्धति और वर्गीकरण, जिसमें हम लोग वर्गीकरण को पढ़ेंगे, है ना। तो वर्ग की क्या है, एक चीज़ तो आप क्लियर कर लेने हैं कि हम लोग जब तक जीव जगत का वर्गीकरण करने वाले हैं, हम उसको बांटेंगे 1 जगत, 2 जगत, 4 जगत, 5 जगत, जितने भी जगत में हम लोग बांटने वाले हैं किसको, पूरे जीव मंडल को। तो उसके लिए वो वर्गीकरण का मतलब ही क्या होता है उसको समझना है पहले, ठीक है। जब वर्गीकरण का मतलब समझ जाओगे तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि क्या है वर्गीकरण, है ना। तो पहला आता है वर्ग की टैक्सोनॉमी। यहाँ पर टैक्सोनॉमी नाम से ज़्यादा चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। टैक्सोनॉमी तो विज्ञान की वह शाखा हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब देखिए जियोलॉजी पढ़ो चाहे बॉटनी पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो चाहे फिजिक्स पढ़ो, वो सब विज्ञान ही है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत तथा उसमें निहित प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है ना। मतलब ये है कि कोई मान लो जाए जीव है, उस जीव के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं मेढक के बारे में, है ना। मेढक के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये इसका जानना पड़ेगा कि ये मेढक है वहाँ कौन से जगत में आता है, कौन से संघ में आता है, इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, कौन कौन सी क्रियाएँ दिए गए हैं, उन सब का हम लोग किसी चैप्टर में अध्ययन करते हैं ना, तो उस पूरे का पूरा चैप्टर का हमारा नाम हो जाएगा वर्गीकी। क्या हो जाएगा, वर्गीकी। वहीं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकी से संबंधित, वर्गीकरण से संबंधित, अभी वर्गीकरण करेंगे ना हम लोग, ठीक है, वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत तथा उसमें निहित प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है। इसमें आप कन्फ्यूज होते हैं बहुत, यानी कि वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत है क्या। तो बता दूं, वर्गीकरण करने के लिए हमको कुछ सिद्धांत देना पड़ता है। एक उदाहरण देता हूँ, आपको अक्षर क्लियर हो जाएगा। देखिए मान जाए मैं उदाहरण देता हूँ स्वपोषी, स्वपोषी, है ना, सॉरी पोषण, पोषण, पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोषी, एक तो विषमपोषी। चलो यहाँ पर एक सिद्धांत है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन का निर्माण करता है वो स्वपोषी कहलाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन का निर्माण नहीं करता है वो विषमपोषी कहलाता है। तो यहाँ पर सिद्धांत दे दिया गया ना, तो इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण की। कैसे वर्गीकरण करेंगे कि जो खाना बना रहा है उसको एक वर्ग में रखो, एक जगत में रखो, जो खाना नहीं बना रहा है अपना खुद का तो उसको दूसरे जगत में रखो। तो उसमें इस सिद्धांत को हम लोग पढ़े ना कि पोषण में क्या क्या सिद्धांत है कि जो कि अपना भोजन बनाता है, जो कि अपना जो नहीं बनाता है, इस सिद्धांत को पढ़े ना, तभी हम लोग ने क्या किया, उसका वर्गीकरण किया, ठीक है। तो एकदम कंप्लीट हो गया होगा आपको कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकी से संबंधित सिद्धांत तथा उसमें निहित प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है। ओके, आगे आता है वर्गीकरण पद्धति। ये वर्गीकरण का पद्धति क्या है, ये भी एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। वर्गीकरण पद्धति तो इसके अंतर्गत जीवों के बीच पाए जाने वाली विविधता। देखिए जीवों के बीच मतलब, देखिए जीवों के बीच मतलब समझ रहे हो, मनुष्य और हम लोग किसी जानवर का भी तुलना कर सकते हैं। जानवर मतलब कहा जाए, किसी को ले लेते हैं बंदर, इसकी तुलना कर सकते हैं, है ना। इन दोनों में क्या विविधता है, हाँ मनुष्य और मनुष्य में भी तुलना कर सकते हैं। यही विविधता के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पहचान सकते हैं। कैसे कि देखिए सभी का चेहरा अगर एक रहता ना तो हमको तो पता ही चलता कौन राम है कौन से आम है, लेकिन एक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य के चेहरा से विविधता के कारण ही अलग अलग होता है, ये याद रखेगा, ठीक है। विभिन्नता हम लोग पढ़े हैं वेरिएशन 10वीं क्लास में आप लोग, ठीक है। ओके, तो इसके अंतर्गत जीवों के बीच पाए जाने वाली विविधता तथा उससे संबंधित तुलनात्मक एवं उद्विकासीय संबंधों के विषय में अध्ययन किया जाता है वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत, है ना। मतलब किसका अध्ययन, इसमें किसका अध्ययन किया, सीधा वर्गीकरण संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया। इसमें किसका अध्ययन किए, जो वर्गीकरण संबंधित ना, जो तुलनात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक मतलब तुलना करते हैं कि ये मनुष्य वाला कब जन्मा होगा, ये बंदर वाला कब जन्मा है। इसमें जो भ्रूण बनता है उसका भ्रूण का जो आकृति है, भ्रूण का जो साइज है वो बंदर के भ्रूण के साइज के आकार के बराबर होता है कि नहीं होता है। इसमें 2 पैर होते हैं तो इसमें भी 2 पैर होता है कि नहीं होता है। 4 पैर होता है, 4 पैर होता है कि नहीं होता है। ये सब आपको अध्ययन करना है, तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। और उद्विकासीय संबंधों का विषय में, उद्विकासीय संबंध मतलब जो पुराने ज़माने में, जैसे कि मनुष्य का जो विकास कहाँ से हुआ था, बंदर का विकास कहाँ से हुआ था, चिंपांजी का विकास कहाँ से हुआ था, मतलब
उद्विकाशीय संबंध का भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसको बोलेंगे हम लोग वर्गीकरण पद्धति। ओके, सबको देखते हुए उसको क्या किया जाएगा, वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे कि अब बताओ, अब एक पौधे को देख कर थोड़ी बता लेंगे कि कौन सा जगत में रखें, तो सबसे पहले उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि उसका विकास कहाँ से हुआ। उसका विकास पौधे से हुआ है कि जंतु से हुआ है? जंतु से तो होता नहीं है ना, आपको पता है। तो पौधे से हुआ है, तो पौधे से हुआ है तो उस पौधे में प्रकाशन की क्रिया हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग जगत में बांटेंगे। मतलब ये पूरा जो बता रहा हूँ ना जी, ये पूरा किसके लिए है? वर्गीकरण के लिए है। क्लियर है? तो ये आपको कंप्लीट हो गया दोनों, वर्गीकरण पद्धति और वर्गीकी। अब हमारा फाइनली पॉइंट आता है वर्गीकरण। कैसे वर्गीकरण करते हैं, यही से हमको शुरू करेंगे वर्गीकरण के बहुत सारे पद्धतियों के बारे में, है ना। तो यह वह विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें विभिन्न जीवों को उसके सुलभ प्रेक्षणीय लक्षणों की समानता एवं असमानता के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। चलो अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये पौधे हैं, इसमें भी कोशिका पाई जाती है, जानते हो ना। दूसरा ये मनुष्य है, इसमें भी कोशिका पाई जाती है। अब बताओ दोनों में कोशिका पाई जाती है, कैसे अंतर करें? तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे समानता क्या है, कोशिकाएं दोनों में। अब असमानता क्या है? ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन का निर्माण करती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। मनुष्य अपना भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, पता है ना, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचना कि रसोई में खुद मनुष्य खाना बनाता है, वो बात अलग है, ठीक है ना। मतलब ये अपने से स्वयं से क्या नहीं करता है, अपना भोजन नहीं बना सकता अपने शरीर के माध्यम से। पौधे अपने शरीर के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों में क्या होगा, असमानता और समानता के आधार पर हम लोग इसको तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद अब हम लोग फाइनली डिसाइड करेंगे कि ये जो पौधा है उसको कहाँ रखें, कौन सी जगह में रखें। वैसे तो 5 जगह है, 5 जगह में इस अध्याय में तो नहीं बता पाऊंगा मैं, इसके जस्ट आगे अध्याय या तो आगे पॉइंट में हमको मिलेगा 5 जगत का वर्गीकरण, है ना। या तो आप लोग 9वीं भी पढ़े होंगे 5 जगत, विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। ओके, तो यहाँ पर पौधे और मनुष्य को अलग अलग, जैसे कि पौधे को हम लोग रख देते हैं प्लांटी जगत में, ठीक है। और मनुष्य को बढ़ेंगे हम लोग एनिमिलियम रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया वर्गीकरण। ओके, अब ये वर्गीकरण के अंतर्गत अभी हम लोग वर्गीकरण करेंगे ना, वर्गीकरण हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये मत समझना कि अभी वर्गीकरण छोड़ दिया, यही हमारा मेन पॉइंट है। अब बात करते हैं वर्गीकरण के अंतर्गत एक और चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं नामकरण। जैसे कि आप लोग का नामकरण हुआ होगा ना बचपन में, है ना। तो ये नामकरण क्यों किया गया उसको ही बताऊंगा मैं, ठीक है। वर्गीकी में नामकरण क्या है बोलेंगे, या तो नोमेनक्लेचर क्या है ऐसे बोलेंगे। तो वर्गीकी में किसी पौधे या जंतु की पहचान के पश्चात, अब पहचान लिया हम लोग, इसने अमुक है, ये सुस्मिता है, तनुजा है, जो भी है ना, ठीक है। तो वर्गीकी में किसी पौधे या जंतु की पहचान के पश्चात उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली, चलो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ जी, ध्यान समझना, ठीक है। एक होता है राना टिग्रिना, ये होता है मेढक का वैज्ञानिक नाम है, मेढक का वैज्ञानिक राना टिग्रिना। अब मुझे कहीं पास मिला एक मेढक जैसा कोई दिखने वाला, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसका लक्षण देखूंगा। लक्षण देखने के पश्चात उसमें समानताएं असमानता देखूंगा, उसका वर्गीकरण करूंगा कि इसका हम लोग एनिमिलिया जगत में रखते हैं। वेरी गुड। अब उसका नाम क्या दे, एनिमिलिया जगत में तो रख दिए ना, अब नाम क्या दे। तो अब हम लोग देखते हैं कि उस मेढक का जो वंश कौन सा है और जाति कौन सा है, बात समझ रही है। वंश कौन सा है और जाति कौन सा है, द्विनामकरण पद्धति इसके जस्ट आगे मैं बताऊंगा, उसमें आपको समझ आएगा कि वंश और जाति का क्या फार्मूला है, ठीक है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि द्विनामकरण पद्धति के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, पहला शब्द ये जो राना टिग्रिना लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसमें देखेंगे ये पहला शब्द, पहले ये देखेंगे कि ये मेढक कौन से वंश का है, ठीक है, कौन से वंश का है, तो ये राणा वंश का है। चलो अब हमारा पहचान हो गया। और ये जो द्विनामकरण पद्धति है वो क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है, मतलब कह सकते हैं, मतलब एक कोई ना कोई तो प्रणाली है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। द्विनामकरण पद्धति है भाई, त्रिनामकरण पद्धति है और बहुत सारे पद्धतियाँ हैं, ठीक है, बहुपद नामकरण पद्धति भी है। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन चल रहा है, द्विनामकरण पद्धति चल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है। उसी प्रणाली के हम लोग देखें कि मेढक हमको मिला है, उसमें हम लोग ढूंढें कि उसका वंश क्या है, वंश माना जाए राणा है।
तो हमको पता चल गया राणा वंश का क्या है, मेढक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली का यूज़ किया ना इसके लिए जानने के लिए, ठीक है। कौन सी पद्धति, द्विनामकरण पद्धति का यूज़ किया है, ठीक है। ये द्विनामकरण पद्धति क्या है, एक्चुअली में 10वीं में भी आप लोग पढ़े होंगे, ओके। तो अब देखिए, पहले देखिए इसका वंश क्या है, राणा। चलो इसका जाति देखते हैं, उसकी जाति है टिग्रिना। तो अब फिक्स हो गया कि ये क्या है, राणा टिग्रिना है। कौन है, मेढक है। किस वर्ग में रखेंगे, एम्फीबिया, एम्फीबिया उभयचर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात नहीं है एम्फीबिया उभयचर में रखना, वो वाली बात है। अभी नामकरण कैसे करेंगे, तो मेढक का नाम हमने नामकरण कर दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना। हम यहाँ पर बोलेंगे मेढक, चलो आप इंग्लैंड में जाओ तो उसको बोलेंगे मेढक करके, तो कौन सा मेढक भैया, छत्तीसगढ़ में जानता हूँ मेचका बोल देते हैं, है कि नहीं। अब इसको पूछोगे इंग्लैंड में तो ये क्या है, तो व्हाट इज़ मेचका, वो नहीं बोलेगा भैया, है ना। तो उसको अगर मैं बोलता हूँ राणा टिग्रिना, कंप्लीट उसको समझ आएगा कि हाँ ये मेढक के बारे में ही बात कर रहा है। इसीलिए तो ये पद्धति बनाई गई है भाई, कि पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए सभी जीव, सभी पौधे को, ठीक है। चलिए पायसम सटाइवम क्या है, मटर का वैज्ञानिक नाम है। तो मैं अगर मटर बोलता हूँ तो केवल इंडिया, छत्तीसगढ़ वगैरह में जानेंगे, ठीक है, बाहर नहीं जानेंगे मटर क्या है करके। उसको हम लोग बोलेंगे पायसम सटाइवम, अच्छी तरह से समझ जाएगा। ये इंग्लिश नाम नहीं है, इंग्लिश नाम अलग होता है। जैसे आलू है पोटैटो बोलेंगे, वो इंग्लिश नाम अलग है ना। मटर है, पी बोलेंगे, वो इंग्लिश नाम अलग है, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में चलता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वर्गीकरण में किसी पौधे जंतु के पहचान करने के पश्चात उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली के नियमों के अनुसार नाम देने की प्रक्रिया नामकरण कहलाता है। ये नामकरण है भैया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, कोई मान्य प्रणाली होना चाहिए। अपने हिसाब से मत रख देना इसका नाम ये है, जैसे कि मंगलवार को हो तो उसका नाम मंगलू है ना, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली है, उसके आधार पर तुलना करेंगे कि वो राणा वंश का है कि नहीं है, टिग्रिना वंश का है, तो कंप्लीट ये राणा टिग्रिना है, ये मेढक की है। क्लियर है, हाँ। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं वर्गीकरण। ये बीच में सर थोड़ा सिंपल ब्रेक टाइप से इसको बोल दिया मैं, नामकरण क्या है करके, ठीक है, क्योंकि बुक में ही भी दिया गया है नामकरण के बाद। अब नामकरण के जस्ट बात पढ़ते हैं हम लोग सीधा, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। मतलब अब यही से शुरू हो जाएगा आपका वर्गीकरण। कैसे वर्गीकरण करते हैं देखना ध्यान से, ठीक है ना। अभी भी नहीं होगा ये भी याद रखिएगा। अभी तो पूरा जगत को पढ़ना है, सभी जगत को वर्गीकरण करना है, ठीक है। 5 जगत, अभी बहुत लंबा जाना पड़ेगा आपको तो भी, ठीक है। अभी तो इस वीडियो में भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि वर्गीकरण कैसे हुआ है करके, है ना। वर्गीकरण पूरा कम्प्लीटली होने के लिए आपको मोनो जगत, प्लांट जगत में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग नामकरण में चल रहे हैं, है ना। तो अब वैज्ञानिक नाम में चलते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट आता है वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम कैसे कैसे हैं समुद्र देखिए, है ना। ये वैज्ञानिक नाम का निर्माण क्यों किया गया, क्योंकि ना प्रत्येक देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है सभी जीवों को। तो वैज्ञानिक नाम का उपयोग हमको करना चाहिए ताकि सभी जगह उसी नाम का यूज़ हो। तो वैज्ञानिक नाम के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है आपका बहुपद नामकरण पद्धति। आपको बता दिया ना मैं, हर जगह जो वर्ड आएगा वो कुछ नया ही आएगा, आपको देखने को सुनने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप बहुनामकरण पद्धति, चलो अब नामकरण करना सीखते हैं। कैसे नामकरण हुआ उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो बहुनामकरण पद्धति है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि पॉलिनोमिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, बहुपद नामकरण पद्धति कैसे बनाया गया था। अभी तो 2-3 पद्धति पढ़ेंगे, है ना। इस पद्धति में एक जीव को वर्णात्मक शब्दों के रूप में दर्शाया जाता था। अब इसमें समझने के लिए एक चीज़ बताता हूँ। हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, प्राचीन वाले ना, अभी नहीं बोल रहा हूँ, है ना। अभी कौन है आप कमेंट कर सकते हो। तो APJ अब्दुल कलाम। अब मुझे इसका पूरा डिटेल चाहिए कि कौन है वो, कैसे हो। तो उसके नाम, कलाम मत बोल देते हैं, हम लोग जान जाते हैं कि वही सर जी को बोल रहा जा रहा है, कलाम, APJ अब्दुल कलाम। तो अगर मुझे इसका पूरा डिटेल चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा, अबुल पाकीज़ जेनर हमीद अब्दुल कलाम आज़ाद, ऐसा बोलूँगा मैं, है ना। वैसे मैं फिक्स बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ उसको पता नहीं, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो बायो एरिया है। मैं किसी राजनीति एरिया से या सामाजिक ज्ञान पढ़ाने वाला नहीं हूँ, तो इसका नाम अगर सही है तो ओके, लेकिन ऐसी ही है लगभग कि अबुल पाकीज़ जेनर हमीद अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, अबुल पाकीज़ जेनर हमीद अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें अब्दुल का क्या होना है, हमीज का मतलब क्या है, पाकीज़ का मतलब क्या है, अबुल पाकीज़ का मतलब क्या है। तो उसके पूरे गुणों की व्याख्या उसके नाम पर ही हो गया, है ना।
मतलब कहा जाए एक उदाहरण और दूंगा, एक आपको और क्लियर हो जाएगा। इस पद्धति में एक जीव के वर्णनात्मक शब्दों के रूप में रखाया जाता है। जीव मतलब कोई पौधा या जंतु। चलो एक चीज़ मैं बताता हूँ, इस जगह आपको कंप्लीटली एकदम मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ आएगा। एक पौधे का नाम था कैरियोफिल्लम। क्या नाम था? कैरियोफिल्लम। अब मैं बोल देता हूँ कैरियोफिल्लम क्या है। कैरियोफिल्लम बोल दिया मैंने तो समझ आता है कि कैरियोफिल्लम क्या है। तो मान लो जाए मैं इसका बहुनामकरण पद्धति में इसका नाम लिखता हूँ। किसका? कैरियोफिल्लम का। कैरियोफिल्लम जो पौधा है उसका मैं नाम लिखता हूँ बहुकर नामकरण पद्धति। मुझे नहीं पता चलता कि कैरियोफिल्लम बोलता हूँ तो किसी को पता नहीं चलता। अब मैं पूरा उसका नाम लिखता हूँ। कैरियोफिल्लम का क्या नाम ये देखो, इसका नाम कैरियोफिल्लम है। इसका मैं पूरा बहुपद नाम पद्धति में इसका नामकरण करता हूँ। कैरियोफिल्लम सेक्साटिलिस फोलिस ग्रैमिनियस अम्बेलिटिस कोरिम्बिस। अब बताओ, इसको कोई याद कर पाएगा? नहीं, लेकिन आपको करना है धीरे से। कैरियोफिल्लम सेक्साटिलिस फोलिस ग्रेमिनियस अम्बलेटिस कोरिम्बिस, इसका नाम है। अब मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ पूरा किसी जगह, तो अगर कोई व्यक्ति बहुनामकरण पद्धति का अर्थ समझता है तो उसको समझ आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। कैरियोफिल्लम सेक्साटिलिस फोलिस ग्रैमिनियस अम्बेलिटिस कोरिम्बिस का मतलब ये होता है कि ऐसी पौधा जो कि चट्टान में उगने वाला है। इसका अर्थ बता रहा हूँ ना समझिए, इसका अर्थ ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा पौधा जो चट्टान में उगने वाला है, जिसकी पत्तियां घास के जैसी होती है और पुष्प समशिख होती है। अभी हम लोग पुष्पक्रम पढ़ेंगे बहुत सारा, है ना। समशिख, पुष्पक्रम, शिख पुष्पक्रम में व्यवस्थित होती है। अब इसका पूरा अर्थ यही है। इसका पूरा अर्थ यह है कि चट्टानों में उगने वाला कैरियोफिल्लम, यहाँ पर पूरा इसका अर्थ है कि कैरियोफिल्लम लिखा हुआ है, इस कैरियोफिल्लम भी जोड़ना है साथ में ना। तो चट्टानों में, इसका अर्थ यह है कि चट्टानों में उगने वाला कैरियोफिल्लम जिसकी पत्तियां घास के समान होती है और उसमें पुष्प समशिख पुष्पक्रम में व्यवस्थित होता है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब किसके आधार पर लिखा गया है? बहुनामकरण पद्धति के आधार पर। अब ये नाम प्रायः जीवों के सभी गुणों की अभिव्यक्ति करते हैं। चलो मैं अबुल बाकी जना हमीद बोल दिया ना कंप्लीटली। तो अबुल का मतलब क्या है, पाकिज का मतलब क्या है, ये सब अलग अलग गुण को बता रहा है उस महान नेताजी का, है ना। सॉरी, नेता नहीं बोल सकते उसको, महान वैज्ञानिक भी कह सकते हैं उसको, है ना। तो उसके गुणों को व्याख्या करता है पूरा नाम। तो उसी तरह से कि जो कैरियोफिल्लम है, उस कैरियोफिल्लम का अगर मैं पूरा ऐसे लिखता हूँ तो वो कैरियोफिल्लम जो पौधा है उसका संपूर्ण गुणों की व्याख्या हो रहा है। किसके आधार पर? बहुनामकरण पद्धति के। यहाँ 1 2 3 4 5 6 बहुनामकरण पद्धति है, बहुत सारा है इसमें। बहु ठीक है, बहुपद, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद में लिखा हुआ है इसका नाम। तो इसमें दिक्कत होती है ना, इसीलिए इस नियम को फ्लॉप किया गया। चलो भैया छोड़ो बहुनामकरण, हम आगे और चलते हैं। त्रिनामकरण पद्धति चलते हैं, और किसी में चलते हैं, द्विनामकरण में चलते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम लगाए गए। ठीक है, ओके। तो चलते हैं हम लोग। इस पद्धति में इस जीव के वर्णनात्मक शब्दों के रूप में दर्शाया जाता था। ये नाम प्रायः जीवों के सभी मुख्य गुणों को व्यक्त करता था। अगर मैं इतना पूरा लिखता हूँ तो वो क्या करता है? कैरियोफिल्लम के पूरे गुणों की व्याख्या करता है। ठीक है, उदाहरण में लिखिए कैरियोफिल्लम, और इसमें पूरा इसका बहुनामकरण पद्धति नाम ये है। यहाँ पर लिखना बहुपद नामकरण। ठीक, तो ये बहुपद है। आगे हम लोग चलते हैं द्विनामकरण पद्धति में, और हो सकता है द्विनामकरण पद्धति का हम लोग बात करेंगे हम लोग त्रिनामकरण पद्धति का, है ना। तो वही बहुपद में बहुत सारे पद थे, और द्विनामकरण पद्धति में 2 पद रहेंगे, तीन नामकरण पद्धति में 3 पद रहेंगे, सीधी सी बात। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका द्विनामकरण पद्धति है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो इस वीडियो में टाइम ज़्यादा होने के कारण आप इतना तक ही कंप्लीट करिए। थैंक यू। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमें लगभग 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता थी। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत, कंझट टाइप से बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, ऐसे मत ये 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता पड़ती है। और मेरे पास लगभग 500-600 है, 600-700, 650 लगभग, और कभी कभी कम भी होता है, ज़्यादा भी हो जाता है ना। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने आसपास के सरकारी स्कूल्स हैं उसमें भी शेयर करिएगा, छोटे बच्चे। और साथ साथ हमारे 11वीं के साथ आपका 12th का भी क्लास आपको चलता है, बायोलॉजी का क्लास। 12th साथ 9th क्लास है,
10th क्लास है, 11th क्लास है और कुछ CG वापम की क्लास भी हैं। और आपको कुछ एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ मस्ती वीडियो भी मिलेंगे, बायोलॉजी मस्ती क्लास जैसे कि स्पोर्टिंग क्लास मिलेंगे आपको, और कुछ व्लॉग्स भी मिलेंगे और कुछ धार्मिक स्थलों के दर्शन वाले वीडियो भी मिलेंगे। तो सब आप एंजॉय करिए इस चैनल में BK गर्ल्स से। ओके, थैंक यू।